जो आज आपके सामने अवसर है, अगर आज आप नहीं पहचान पाए और इन समय के साथ अगर आप नहीं दौड़े, समय के बदलाव के साथ अगर आप नहीं बदले, तो आने वाले समय में आप उस सफलता से, उस दौड़ से पीछे रह जाएंगे। आप सोचिए, वो अभाव जहां पर संसाधन नहीं थे, खेत में हम रहते थे, कोई मोबाइल नहीं था। आज तो अगर सवाल नहीं आता तो टीचर से फोन करके पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल करके हम समझ सकते हैं। मोबाइल का फायदा हम उठा सकते हैं। हम उस टाइम के विद्यार्थी हैं जब हमारे पास किताब होती थी, एक अच्छा साथी होता था, 5वीं क्लास तक एक किताब आती थी, और वो भी क्लास में 5-10 बच्चों के पास होती थी। दूसरे से मांग मांग के काम चलाते थे। अगर खेत में कोई बच्चा रह रहा है तो कैसे वो गांव में जाएगा, कैसे लेके आएगा? बहुत सारे अभाव थे। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहती हूं, ये अभाव, मेरा मकसद इसके पीछे एक ही है। मेरा मकसद ये है कि जिस इंसान ने आगे बढ़ने का सपना बना लिया, जिस इंसान ने सोच लिया कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, जिस इंसान ने सोच लिया कि मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैं इतिहास रच के जाना चाहता हूं, तो मैं एक बात कहती हूं, वो इंसान कभी भी बहाने नहीं बनाता, वो हमेशा अवसर ढूंढता है, आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढता है। ये उस इंसान की व्यवस्था होती है। मेरे पिता इस दुनिया से गए, 10-12 दिन हमारे संस्कार होते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो लोग आते जाते हैं, सांत्वना देते हैं। तो उसमें मैं बैठी 10-12 दिन उस प्रोसेस को देख रही थी, अंदर से दुखी थी, मां बीमार थी, उन हालातों को, और आत्म मंथन कर रही थी कि भी इसको कैसे संभाला जाए। दुखी भी थी, रो भी रही थी, लेकिन अंदर से एक बात और सोच रही थी। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि अनीता बेटा, हर हालात में आदमी को यह सोचना चाहिए कि आज जो तेरे ये हालात हैं, चाहे वो खुशी के हालात हो, चाहे वो दुख के हालात हो, कि इन हालातों में जो इंसान आत्म मंथन कर लेता है, अपने अंदर विचार कर लेता है कि सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, कैसे हैंडल किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो बेटा वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है, उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता है। उसी दौरान मेरी कुछ दादी, चाची, ताई बड़ी उम्र की वहां बैठी थी, जो गांव में, आम गांव में बहुत गजब की बात कही जाती है। और मेरी मां रो रही थी और मेरी दादी ने एक ही बात कही कि बेटा, यदि तू रोएगी तो तेरे पास आज हम बैठे हैं, 2 दिन के बाद हम भी बैठना बंद कर देंगे। हम एक ही बात कहेंगे कि भाई इसका काम ही रोना है। और यदि तो इस दुख को, जो दुख आज तुझे हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, याने याने बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, छोटा सा भाई है, खुद तो बीमार है, यदि इस दुख को तूने अपनी ताकत बना लिया और अगर तूने अपने चेहरे के ऊपर उस स्माइल को, उस खुशी को ले आई, मैं गारंटी के साथ कहती हूं, लोग आपका स्वागत भी करेंगे, लोग आपके पास आकर के भी बैठेंगे। मैंने उन चंद मेरी उस दादी की लाइनों को मैंने अपने दिमाग पे लगाया और मैंने मेरी मां को एक ही बात कही। बहुत सारे साथी पूछ लेते हैं, अभी सर भी बता रहे थे कि अनीता ने ये अचीवमेंट की, वो अचीवमेंट की, एवरेस्ट सबसे बड़ा है, 3 बारी उस पे वो किया। अनीता जी, इतना कठिन मिशन आपने कैसे किया? मैं एक बात बता देना चाहती हूं, मेरा सबसे बड़ा मुश्किल सफर, मेरा सबसे ऊंचा एवरेस्ट, मेरा सबसे हाईएस्ट पीक वो रही जब 13 दिन के बाद वो हवन हो जाता है और कुछ समाज और परिवार के लोग, एक कमेटी बैठती है जिसको मैं कैबिनेट की मीटिंग बोलती हूं हमेशा, चाचा, फूफा, दादा, ताऊ, और वो सब विचार करते हैं और मैं एक उस विचार को सुन रही हूं, मेरी मां भी सुन रही है। मैं ये सोचती हूं कि शायद ये सब लोग मेरे पिता के इतने चहेते थे, मेरे पिता की हर बात को मानते थे, फॉलो करते थे, शायद ये सब आज ये विचार कर रहे होंगे कि क्यों ना बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, किस स्कूल में पढ़ाया जाए। आज बेशक से मेरे पिता नहीं है, मुझे आज वो दिन याद है। शायद मैं पहली बार इस स्टेज पे बता रही हूं आपको, मेरे पिता गुजरने से 3 दिन पहले, पता नहीं परमात्मा को क्या मंजूर था, मेरे पिता ने हमारे को बिठाया, मेरी मां पास में बैठी है और मेरे ताऊ जी को एक ही बात कहते
मुझे नजर आए कि मैं पता नहीं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटियां जरूर पढ़े, और कुछ मत करना, लेकिन मेरी इन बेटियों को आगे जरूर पढ़ाना। जब वो 13 दिन के बाद वो मीटिंग होती है, उसके अंदर सारा निचोड़ करके एक फैसला आता है, और फैसले में वो बात जो बताई जाती है वो एक ही बात है कि क्यों ना बड़ी बेटी है उसकी शादी कर दी जाए, शायद हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। आप एक बार सोच के देखिए, एक 12 साल का बच्चा, मां चारपाई पे, सब बहन भाई छोटे, घर के हालात खस्ता, 13 दिन हुए हैं पिता को दुनिया से जाए हुए। क्या वो बच्चा किसी खुशी के माहौल की कल्पना कर सकता है? क्या वो बच्चा अपने परिवार को छोड़ करके जा सकता है? क्या वो बच्चा अपनी मां से दूर जा सकता है? क्या उसको शादी के मायनों का पता है कि शादी क्या होती है? और शादी भी, मैं समाज की कड़वी सच्चाई बता देना चाहती हूं, जब किसी बच्चे के साथ समाज में ऐसी घटना होती है तो मेरे समाज के लोग, आसपास के लोग ऐसा रिश्ता ढूंढ के लेके आते हैं जो सबसे अटका हुआ रिश्ता है। क्यों ना मेरा सारा है, क्यों ना मेरा भतीजा है, पिता नहीं है, गरीब परिवार है, क्यों ना उस बेटी की शादी वहां कर दी जाए। ऐसी ऐसी सोच के साथ लोग आगे बढ़ते हैं। मैं उस शब्दों को सुनकर के अंदर से कांप रही थी, और मेरे पिता के उन दिए हुए विचारों को, उन संस्कारों को मैं बार बार अपने आप से बात कर रही थी। और मैंने अपनी मां की तरफ देखा और मैंने कहा कि मेरी मां समझ चुकी थी कि मेरी बेटी को एक अच्छे विचार रखे हैं। मेरी मां समझ चुकी थी कि एक क्रांतिकारी विचारों की है। मेरी मां इशारा कर रही थी, गर्दन हिला रही थी कि आपने बोलना नहीं है। वो एक ही बात कहना चाहती थी, अगर तुम बोलेगी तो एक ही बात बोलेंगे कि लड़की ज्यादा बोलती है। मैंने अपनी मां की तरफ इशारा किया और मैंने एक ही बात कही कि अगर मैं आज नहीं बोली, मेरे पिता एक ही बात कहते थे कि जब भी विपरीत हालात आ जाए, जब भी ऐसी चुनौतियां आ जाए तो अपनी अंदर की आवाज सुनो। अगर मैं आज नहीं बोली तो मैं पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीऊंगी। मैं इस हालात को बदलना चाहती हूं, मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूं, मैं अपनी बीमार मां को संभालना चाहती हूं और मैं अपने बहन भाइयों को आगे बढ़ा करके पढ़ाना चाहती हूं। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा सपना है। इतनी सी बातों ने पता नहीं क्या क्या शब्द बोले मेरे लिए, पता नहीं क्या क्या वो किया, लेकिन मैं यहां पर, मुझे वो स्टोरी हमेशा याद आती है। एक कुएं के अंदर बहुत सारे मेंढक गिर जाते हैं और वो मेंढक निकलने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे ने प्रयास किया, थक गए, हार गए, नहीं निकल पाए। उनमें से एक मेंढक बार बार प्रयास कर रहा है और वो बाकी मेंढक उनको बोल रहे हैं, मेरे भाई आप बैठ जाइए, हम सब थक चुके हैं, आप नहीं निकल पाएंगे। वो मेंढक फिर बार बार प्रयास कर रहा है, वो फिर उसका मजाक बना रहे हैं, अरे मेरे भाई हम पागल थोड़े हैं, हम 100-150 जो आपके साथ है, हम साथ में गिरे हैं, जब हम ही नहीं निकल पाए तो आप कैसे निकल सकते हो। वो मेंढक फिर प्रयास करता है, वो मेंढक फिर प्रयास करता है और आखिर वो प्रयास से बाहर निकल जाता है। सब मेंढक हैरान हो जाते हैं। बाद में उसका पता चला कि भाई ये मेंढक निकला कैसे। जब उसकी बॉडी का सर्च हुआ, पता चला कि वो मेंढक बहरा था। उस मेंढक ने कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था और उसने एक ही सोच थी कि मैं इस कुएं से बाहर निकल करके दिखाऊंगा। मेरा सपना एक ही है कि मैं इस दलदल से निकल के दिखाना चाहता हूं, मेरी जिंदगी यहां नहीं है, मेरी जिंदगी कहीं और है। मैं देश के लिए एक चमकता सितारा बन के दिखाना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य ये है, मेरा एक टारगेट ये है। मैंने उस टाइम पे अपने आप को उस मेंढक के समान बना लिया था। लोग क्या कह रहे हैं, मैं गली में आ रही हूं तो ताने मार रहे हैं, मैं झुक के फिर भी उसको ताऊ जी नमस्ते कह के निकल रही हूं, दादाजी नमस्ते कह के निकल रही हूं, क्योंकि मेरे पिता ने एक ही बात सिखाई थी कि बेटा अगर आपके दरवाजे के आगे कोई कूड़ा फेंक के जाए तो उसको हम स्वीकार नहीं करते, उसको उठा करके वहां रख के आइए जहां पे उसका स्थान है। अपने अंदर खुशबू के फूल खिलाइए, अपने अंदर सुगंधी का पौधा बोइए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए। यहाँ पर जितने बहन भाई बैठे हैं, मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, आज आपकी हालात क्या है, आज आपकी परिस्थितियां क्या है, आज किन हालातों को आप जूझ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि अगर आपने आज ठान लिया, अगर आप आज
दृढ़ संकल्प करके चले गए, मैं गारंटी के साथ कहती हूं, मैं दावे के साथ कहती हूं, आने वाला समय आपका सुनहरा होगा। लेकिन उसके लिए आपने कड़ी मेहनत करनी होगी। किसी किताब में मैंने पढ़ा था, हर इंसान के पास, सौभाग्यशाली हैं हम हिंदुस्तान के बेटा बेटी हैं, हर इंसान के पास सांस लेने के लिए हवा है, हर इंसान के पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी है, हर इंसान के पास हिंदुस्तान में पीने के लिए पानी है। इंसान को चाहिए क्या? अगर इंसान के पास खुद का हौसला है तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि कामयाबी उसको, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी ताकत हो जो उसकी कामयाबी को रोक पाए। सिर्फ और सिर्फ उसके पास उसके खुद के बहाने होंगे। एक ही इंसान के ऊपर काम करना है और वो करना है खुद के ऊपर, खुद की आदतों के ऊपर, अपने अंदर एक अच्छे इंसान का निर्माण करना है। हमने किसी देश के ऊपर निर्माण नहीं करना, हमने खुद के ऊपर निर्माण करना है, हमने खुद का विकास करना है, खुद के ऊपर काम करना है। हर रोज आपको अपने आप को जांचना है, अपने आप को तराशना है, अपने आप को जानना है। जब शाम को रात को सोए तो अपने आप से बात करें कि आज मैंने पूरा दिन कहां बिताया, आज मैंने कितने गप्पे मारे, आज मैंने जितने मेरे टीचर बैठे हैं उन टीचरों को कितने ध्यान से सुना, जो मेरे को पॉलिटिकल की मैडम ने पढ़ाया क्या आज मैंने उसके नोट्स पढ़ाए या ना पढ़ाए, जो आज मेरे इंग्लिश के टीचर ने जो मुझे समझाया क्या उस सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में मैंने, उस पाठ के बारे में कुछ नोट्स बनाए या ना बनाए, मैंने आज पूरा दिन कहां बिताया, क्या किया। आज जो मेरे प्रिंसिपल ने जो मुझे इतनी मोटिवेशन की बातें बताई, आज आपके सामने सबसे बड़े आइकॉन बैठे हैं। मैं उस व्यक्ति को युवा कहती हूं जो व्यक्ति अपने विचारों को पॉजिटिव करके, मजबूत करके आगे बढ़ जाता है। आज सुंदर सिंह डांडा जी हमारे लिए बहुत बड़े आइकॉन है, क्योंकि आज एक आदमी को बुखार चढ़ जाता है तो वो नर्वस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, मरने की सोचने लग जाता है। एक आदमी, मैं उस व्यक्ति को कभी भी विकलांग नहीं कहती, मैं उन व्यक्तियों को विकलांग कहती हूं जिसके सब कुछ होते हुए भी कुछ करने का मादा नहीं रखते। वो व्यक्ति विकलांग है, वो व्यक्ति कहीं भी मैं उसको वो नहीं कहती, क्योंकि विकलांग यहां से होता है, यहां जिसके इच्छा शक्ति नहीं है, यहां जिसके दृढ़ संकल्प नहीं है, यहां जिसके कुछ करने का मादा नहीं है, यहां से जो बुझा हुआ है, मरा हुआ है, वो व्यक्ति यहां से विकलांग है। हाथ पैर इन चीजों से कोई व्यक्ति विकलांग नहीं होता। आप दाबड़ा स्कूल में जाइएगा कभी, मेरे गुरु रहे हैं प्यारे लाल सर, कुछ साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, नीचे का हिस्सा बिल्कुल खत्म हो गया, और आज आप उनके चेहरे पे जो तेज देखेंगे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, मैं कीर्तान स्कूल में मैंने 12वीं की, तो जब मैं स्कूल में जाती थी तो मैं उनके चेहरे की वो लालिमा देखती थी कि एक इंसान बिल्कुल नीचे का पूरा हिस्सा खत्म है और उसके बाद भी ये हौसला, हर सांस्कृतिक प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, हर स्कूल की व्यवस्था को इतना अच्छे से रखना। एक व्यक्ति ने पूरे स्कूल को बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो व्हील चेयर के ऊपर आता है, उसको कोई दूसरा बिठाता है, दूसरा चलाता है, और उसके अंदर वो जज्बा, वो शक्ति, पूरा शरीर खत्म है उसके बावजूद भी कभी वो जिंदगी में निराश ही नहीं हुआ। आज दाबड़ा स्कूल में जाकर के देख लेना, पहले वो गंगवा स्कूल में थे, उससे पहले किरतान स्कूल में थे, जितने भी स्कूलों में रहे वो स्कूल सबसे ज्यादा अव्वल रहे। और अब जब छुट्टियां होगी घर घर जाकर के जन जागरण करेंगे कि आप अपने बच्चों को मेरे स्कूल में पढ़ाइए। आज सरकारी स्कूल दाबड़ा में प्रिंसिपल है। अब सोच के देखिए, मैं उन युवाओं, उन व्यक्तियों को युवा कहती हूं, मैं उन व्यक्तियों को क्रांतिकारी कहती हूं। आप सभी बच्चों को यह बात मैं इसलिए बता रही हूं, मैं भाषण देने के लिए यहां नहीं आई, मेरा मकसद भाषण देना नहीं है, मेरा मकसद आपके अंदर आग पैदा करना है, मेरा मकसद आपके अंदर वो दर्द पैदा करना है। कामयाबी कभी बिना दर्द के नहीं मिलती। जिस व्यक्ति के अंदर में दर्द होगा, पीड़ा होगी, इच्छा शक्ति होगी, कुछ आग होगी, आग ददक रही होगी, वही व्यक्ति आगे निकलेगा, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। मैं आज, मेरा मकसद एक ही है, खासकर मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूं, महिलाओं का जीवन आसान नहीं है। पता नहीं हमारे जिंदगी में कब चुनौतियां आ जाए, कब हमारी जिंदगी में कब क्या विपरीत धारा बहने लगे, पता नहीं है हमें। मेरी माँ ने भी नहीं पता था, इतना खुशहाल जीवन, मेरे पिता इतने अच्छे सफल किसान, घर में सब कुछ, सब चीज की मौज, ट्रैक्टर, घोड़े, गाड़ी, सब कुछ की मौज। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, बिल्कुल प्रफुल्लित परिवार में एक दिन ऐसी हालात आती है कि रोटियों के लाले भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखे।
1 जून की रोटी मिलेगी या ना मिलेगी। शायद वहां मेरी मां शिक्षित होती, मेरी मां पढ़ी लिखी होती, मेरी मां नौकरी होती, तो शायद हम बच्चों को अच्छे से आगे पढ़ा पाती। जो हमने मुश्किलें देखी है, जिन हालातों से हम लड़े हैं, जो चुनौतियां हमने देखी है, जहां अज्ञानता की कमी रही है, कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहा है, अगर मेरी मां वहां पढ़ी लिखी होती तो मेरी मां मुझे हमारे को आगे बढ़ाने में और आसान तरीके से आगे बढ़ा पाती। इसलिए मैं कहती हूं बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। बेटियां पढ़ेगी तो हमारे देश के 2 घर सुधरेंगे, हमारा समाज बदलेगा, हमारा देश बदलेगा। तो मेरा मकसद यही है कि आप नौकरी के लिए मत पढ़िए। सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती, पढ़ाई आपका दिमाग ओपन करने के लिए होती है। बहुत सारे युवा कह देते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं सुसाइड कर रहा हूं। एक दिन रात की बात है, 12 बजे मेरे पास एक कॉल आती है। मेरी टीम के सदस्य मेरे पास कॉल करते हैं कि मैम एक युवा है और वो आपसे बात करना चाहता है, बहुत रो रहा है। मैंने कहा आप मेरे को नंबर दीजिए, मैं बात करती हूं। मैंने उस युवा से बात की, वो इतना भावुक हो रहा और वो मुझे अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है, ट्रेन की पटड़ी पे खड़ा और वीडियो कॉल कर रखी कि मैं सुसाइड करने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। मेरे दिल से की बात आई कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मैंने आपका मोटिवेशन स्पीच सुना था और मैंने आपकी कहानी पढ़ी थी। तो मैंने सोचा कि अनीता दीदी शायद मेरी भावनाओं को समझ ले, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और उन्होंने मेरे से बात की, उसने पूरी स्टोरी बताई। उस बच्चे के माँ बाप नहीं थे, ताई चाची थी, जो भी था परिवार में, और वो बच्चा अकेला फील कर रहा था। 2 भाई थे और किसी पेपर में असफल हो गया था, सुसाइड के लिए वहां पहुंच गया। मैंने उसके साथ 1 घंटे तक बड़ी इमोशंस होके उसके साथ जुड़ी, उससे बात की, उसको बड़े प्यार से मैंने घर बुलाया, उसको खाना खिलाया, उसको सुलाया और उसको मोटिवेट किया। अगले दिन मैंने उससे सुबह बात की, उसको सुला करके, खाना खिला करके, और सुबह मैंने उसको जिंदगी के मायने समझाए। आज मैं आपको बता देती हूं, आज वो फोर्स के अंदर लेफ्टिनेंट है। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जन जागरण करना चाहती हूं। मेरे हालात जो रहे हैं, मेरी परिस्थितियां जो रही हैं, मैं उनको जन जन तक बताना चाहती हूं, ताकि आज जितने बच्चे आप लोग बैठे हैं, इनमें से अगर एक बच्चे के भी समझ में आ गया है, अगर एक बच्चा यहां से दृढ़ संकल्प करके निकल गया है, तो मेरा बरवाड़ा कॉलेज में आना सफल होगा। क्योंकि हमेशा रेशो यही रहती है, 100 में से अगर 2 बच्चे आपको सुन करके, अगर वो इच्छा शक्ति लेकर के, एक सपना बना करके अगर निकल गए हैं, तो आपका आना यहां पर सफल हो जाता है। मेरा मकसद एक ही है कि मेरे देश के बच्चे, मेरे देश की युवा पीढ़ी संघर्षशील हो, मेहनती हो, आलसी ना हो, हाथ ऐसे करके ना मांगे, उनको कमाना आता हो, उनको संघर्ष करना आता हो, वो जुझारू हो, उनके अंदर इच्छा शक्ति हो कुछ करने की, कुछ बदलने की। मैं नहीं चाहती कि मेरे देश का युवा सारा दिन पढ़ करके मोबाइल पे टाइम वेस्ट करे। मोबाइल एक इक्विपमेंट है, सिर्फ उन्हें उसकी हमारे को जरूरत है काम के लिए, लेकिन ये नहीं है कि हम पूरा दिन उस मोबाइल में गुजार दे, हम पूरा दिन आलस में गुजार दे। स्वामी विवेकानंद की वो चंद लाइनें, चंद बातें मुझे हमेशा याद रहती है कि सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन हमारी गरीबी, अंधविश्वास और सबसे बड़ा आलस। जिस व्यक्ति के जीवन में आलस है, वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति तो जिन्होंने शिकागो में जाकर के हमारे हिंदुस्तान का तहलका मचाया, सिर्फ 39 साल की उम्र में इतनी बीमारियां होते हुए भी 39 प्रकार की बीमारियां, वो गंभीर बीमारियां, माइग्रेन, कैंसर, पता नहीं डायबिटीज, पता नहीं कितनी बीमारियां उनको थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ही बात कहते थे कि जितना भी जीवन है उसको खुशहाल जियो, मजबूती के साथ जियो, साहस के साथ जियो, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जियो। मैं आप सभी बहन भाइयों को एक ही बात कहना चाहती हूं, आप 1 मिनट भी अगर बिना साहस के जी रहे हैं तो आप उस पल को खो रहे हैं, आपने जीवन को जिया नहीं है, सिर्फ जीवन को काटा है। मेकअप से कभी चेहरे सुंदर नहीं हुआ करते, चेहरा अंदर से सुंदर होता है, चेहरा विचारों से सुंदर होता है, चेहरा आदतों से सुंदर होता है, चेहरा संस्कारों से सुंदर होता है, चेहरा कर्म से सुंदर होता है। कई बारी मैं जब गांव में घर पे होती हूं, मेरी मां के साथ मेरे घर में, आप सभी को बता देती हूं, मैंने कोरोना के दौरान हिसार से बाहर कुछ जगह लेकर के वहां पर मैंने कच्चा मिट्टी में मकान बनाया
आज 7 प्योर देसी गायें रखी और जो हमारा गांव का जीवन होता था, जिसका हम आनंद लेते थे, बहुत अच्छे से नींद आती थी, हम हांडी में खिचड़ी खाते थे, कढ़ौनी की मलाई तार के हम जिस मलाई पे शक्कर मार के उसका आनंद लेते थे, मैं उस जीवन से वंचित नहीं होना चाहती थी। मैंने अपने परिवार को इकट्ठा करके मेरे विचार रखे और मैंने अपने परिवार के साथ वहां कोरोना में हम खुद सब बहन भाइयों ने मिलकर के उस मकान का निर्माण किया और वहां पर हम गाय लेके आए, गाय रखी, पेड़ पौधे लगाए, घर की सब्जियां, सब व्यवस्था घर की, और उसका आनंद हमने वहां से लेना शुरू किया। तो मैं जब घर पे काम करती हूं तो एक भाई मेरे पास के पड़ोसी, उनको कई दिन पहले कोई अंकल मिला, पूछ रहा कि मैंने अनीता कुंडू से मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाइएगा खेत में और हम अनीता के पास चलेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि अनीता मेरे पास में रहती है। मैं उस दिन छुट्टी थी और मैं अपनी माँ के साथ गायों का, मेरी माँ बोली मेरे को, मैंने कहा माँ अब की बार बिटोड़ा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मेरी माँ में वो कला है, बिटोड़ा बड़ा शानदार बनाती है। मैंने कहा अब की बार शायद आपने गायों के वो उपले नहीं बढ़ाए, बिटोड़ा दिखाई नहीं दिया, जिस चाव से तू उस बिटोड़े को बढ़ाती है उसके ऊपर कलाकारी करती है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा अब की बार परमात्मा ने पूरे बारिश इतनी कर दी कि कहीं भी गोसे पाथन की जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा अब तो बारिश नहीं हो रही। बोली मई इतनी मेहनत पड़ी है ये 3-4, तो मैंने कहा फिर अब नहीं हो सकते। बोली हो सका लेकिन बहुत सारा है, तो मेरे से अकेली से शायद ये नहीं हो पाएगा। मैंने अपनी माँ की चेहरे की मायूसी को देखा। मैंने 3 दिन की छुट्टी और बढ़ा ली और मैंने 4 दिन में जितने भी, उसमें मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, लेकिन हजारों गोसे बने। मैंने 3-4 दिन में सारा गोबर पात दिया। मेरी माँ भी खुश और हमारा घर का काम भी हो गया। तो मैं जब उस गोबर के हाथों में ऊपर कपड़े डाल के घर के लोअर टी शर्ट में काम कर रही थी, तो अंकल जी आ गए और अंकल जी ने कहा कि चलिए आपको अनीता जी के घर पे चाय पिलाते हैं। मैं हाथ धसे हुए और काम कर रही थी, तो कहा कि अनीता बेटा, बोले मिलिए ये अनीता जी हैं। मैंने नमस्ते किए। कह रहा अनीता बेटा पढ़ा था आपकी बातों को, लेकिन मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि आज अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तो वो बच्चा हाथ भी नहीं लगाता है। आप इतने पद पे होकर के भी, इतना नाम होकर के भी, आप आज भी गोबर में हाथ भरे हुए हो। मैंने उनको बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा अंकल जी अगर मैं ये कर्म नहीं करती तो आज मुझे कौन हर स्टेज पे बुलाता, कौन हर मंच पे बुलाता जो मुझे आज सम्मान देगा। मेरी दादी ने एक ही बात सिखाई है, वो लाइनें मुझे हमेशा याद रहती है, बेटा करेंगे आप कर सराएगी दुनिया। ये हकीकत है, इंसान अपने आप को तराशता है, अपना कर्म करता है, अपनी लगन से आगे बढ़ता है, अपने काम को सरोबरी देता है और पूरी दुनिया उसको सराहना करती है, पूरा गांव उसको सराहता, पूरा समाज उसको सराहता, पूरा देश उसको सराहता है। मैं, मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, आज ये ऐसा युग है जिसमें खासकर ग्रामीण परिवेश के बच्चे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, हम जब शहर में आते हैं तो शहर की चकाचौंध में इतने पजल हो जाते हैं, हमने पता ही नहीं चलता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। हम बहुत सारी उन गलत चीजों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और सबसे बड़ा बहुमूल्य, सबसे बड़ा धन टाइम होता है और उस समय को हम पहचान नहीं पाते, वो समय बर्बाद हो जाता है और फिर हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर उस डिप्रेशन के शिकार से हम नशे की तरफ चले जाते हैं और फिर वो नशा हमारी जिंदगी को, हमारी नसों को, हमारी फसलों को, हर व्यक्ति को वो बर्बाद कर देता है। खासकर ग्रामीण परिवेश के बच्चों को एक ही बात कहूंगी कि इस चकाचौंध से बचिए, अपने जीवन को साधारण बनाइए। अगर श्रृंगार ही करना है तो कर्म का कीजिए, मेहनत का कीजिए, लगन का कीजिए, जितना हो सके सुबह उठ करके शाम तक पसीना बहाइए और जब आप अपना चेहरा शीशे के अंदर देखेंगे तो आपको एक नए नवनिर्माण इंसान का निर्माण होते हुए दिखाई देगा। आपके चेहरे की लाली अलग ही दिखाई देगी, आपके अंदर एक अलग ही हौसला मिलेगा, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास मिलेगा। और मैं एक बात बता देती हूं, हमारे हरियाणा में घर घर में ये बात कही जाती है। मेरी दादी कहती थी, बेटा जिस आदमी के अंदर आत्मविश्वास है,
जिस व्यक्ति के अंदर हौसला है उसके बेर भी सेबा के बाद बिकते हैं, और जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है उसके सेब भी बेरा के बाद जाते हैं। ये आत्मविश्वास का परिणाम है, ये आत्मविश्वास की मजबूती है। जिस बच्चे के अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, ये हो गया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, पागलपन आ गया है, मैं गारंटी के साथ कहती हूं उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता है। ये आएगा कहां से, ये पैदा कहां से होगा? स्वामी विवेकानंद की 2 लाइनें हैं, बिल्कुल स्टिक बेचती हैं। एक ही बात कहते हैं स्वामी विवेकानंद, हमारे देश के 33 देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, हम उसमें विश्वास करते हैं, धोख लगाते हैं, पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं। अच्छी बात है, मैं भी परमात्मा को मानती हूं, मैं भी परमात्मा में विश्वास करती हूं, लेकिन मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। मैं परमात्मा को बिल्कुल विश्वास करती हूं, लेकिन अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती। हमेशा स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं कि अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है और आप उन 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, तो आप जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका उनके अंदर विश्वास ना हो और खुद के अंदर यदि विश्वास है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप दुनिया का वो काम कर सकते हो जिसको लोग ये कहे कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है। आपके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज एक ही संकल्प लेके जाना, अपनी डायरी में लिख लेना। अनीता दीदी आई थी और हमको ये बातें बता के गई थी। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूं, आज आपके हालात क्या है, अपने परिवार के साथ अपना हाथ बटाइए, अपने परिवार को विश्वास दिलाइए कि आने वाले समय में मैं वो इंसान बनने जा रहा हूं, मैं वो बेटी बनने जा रही हूं, मैं वो बेटा बनना चाह रहा हूं जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, जो आप जब कमजोर होंगे आपकी ताकत बनूंगा, जब आप कभी भी ऐसा फील करेंगे कि आपकी जगह मुझे खड़ा होना चाहिए, मैं ऐसा मजबूत इंसान बनूंगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूं, मैं दावे के साथ कहती हूं, कोई भी मां बाप नहीं है जो आपको बाहर जाने से बेचे, जो आपकी कामयाबी को रोके। जिस दिन मेरी मां के सामने सब चुनौतियां थी और मैंने एक ही बात बोली थी मेरी मां को, मैंने कहा मां, मैं आज एक बात जरूर कहना चाहती हूं, मैं मानती हूं आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, आपको ये लोग पता नहीं क्या कहेंगे, आपको भी डर लगेगा, शायद बेटी है कहीं गलत कदम ना उठा ले, मुझे पता है आपके हजारों विचार होंगे आपके दिमाग में, लेकिन मां, मैं एक विश्वास दिलाना चाहती हूं मैं आपको, आज इस जगह से, इस चूल्हे के पास, जिसके पास आप और मैं बैठी हूं, मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ कहती हूं मां, एक दिन वो दिन आएगा कि लोग आपको अनीता कुंडू की मां के नाम से जानेंगे। ये संस्कार, ये ताकत कहां से मिली? 3 ही चीज। सबसे पहले जीवन में अनुशासन, दूसरा आपका आहार, आप खा क्या रहे हो, आप पी क्या रहे हो। आज बहुत सारे युवा, बहुत सारी चाची ताई, बहुत सारे चाचे ताऊ मुझे पूछ लेते हैं, अनीता बेटा सारा दिन इतना काम कैसे करती हो, घर के काम भी करते हो, ऑफिस भी संभाल लेती हो, बाहर के इतने प्रोग्राम भी करती हो, गेम भी संभाल लेती हो, इतना काम कैसे करती हो, इतनी ऊर्जा में कैसे भरी रहती हो। मैं एक ही बात कहती हूं कि मैं किसान की, मजदूर की बेटी हूं, मिट्टी से पैदा हुई हूं, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाती हूं, मेरे घर में कढ़ौड़ी है, मेरी माँ जिसमें दूध धरती है, लाल लाल मलाई आती है, वो मलाई खाती हूँ, मेरी माँ बिलोनी में दूध जमाती है, सुबह उठ के मैं एक बेला दही का पीती हूँ, और मेरे घर के अंदर कुल्हड़ी है जिसके अंदर मेरी माँ हारे में दाल बनाती है। आज भी आप हकीकत में जाके देख सकते हैं, मैं उस हारे की दाल खाती हूँ, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार, ये वैसे लिखी नहीं गई, ये हकीकत है। मैंने इतने बड़े बड़े मिशन किए, उस विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बारी मैंने अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। 7 महाद्वीपों के सबसे उच्चतम शिखरों पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। उससे के भी अलावा 8000 से ऊपर बहुत सारे शिखरों पर छूने का अवसर मिला। कभी मैंने मांस मीट नहीं खाया, कभी मैंने कोई प्रोटीन नहीं खाया, कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई, हमेशा दूध दही खाया। जहां दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा। हरियाणा वन देसी गायों का दूध पिया, मेरी माँ के हाथ से पिया, सहज पके सो मीठा होए, उस भाव से मैंने अपना जीवन जिया, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। कभी भी कर्म में मेरे टीचर ने जो आदेश दे दिया, चाहे मेरे टीचर बैठे हैं या ना बैठे हैं, मैंने अपना 100% दिया। जहां मैंने
माउंटेनिंग सीखी। मेरे गुरु ने जब मुझे बता दिया कि कुएं में कूदना है तो कूदना है तो कूदना है। मेरे गुरु ने बता दिया कि वो टारगेट है, रात को वहां पर जाना है तो जाना है। कभी भी मैंने अपने कर्म के अंदर कोई कोताही नहीं की कि मेरा टीचर देख रहा है या ना देख रहा है, मुझे उनको पता चलेगा या ना चलेगा। एक ही बात होती थी, मैं किसी के लिए नहीं कर रही थी, मैं खुद के लिए कर रही थी कि जो मुझे टास्क मिला है मैंने वहां तक जाना है और उस काम को पूरा करके आना है। मैं आप सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहती हूं, आप किसी के लिए मत कीजिए, खुद के लिए कीजिए, खुद के लिए जिए। सुबह उठिए, एक अच्छे दिन की शुरुआत कीजिए, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। मैं हमेशा सुबह उठती हूँ, धरती को नुचकारती हूँ और एक ही बात कहती हूँ, ए प्रभु मुझे वो विपरीत हालात देना, वो चुनौतियां देना, वो बाधाएं देना और मेरे अंदर इतना दृढ़ संकल्प और वो हौसला देना ताकि मैं उन विपरीत हालातों से लड़ करके और मैं कुछ सीख पाऊं, आगे बढ़ पाऊं। मुझे ऐसी ताकत देना। भौतिक चीजें मांगने से कभी खुशी नहीं आती। ना मुझे बेड पसंद है, ना मुझे बड़े बड़े ये पक्के मकान पसंद है, मुझे खाट पसंद है, मुझे वो संघर्ष करके पानी पीने का आनंद पसंद है। जब मटके में एक आदमी, एक किसान, एक मजदूर पूरा दिन पसीना बहा करके जब उस पानी को पीता, उस पानी का आनंद वही बता सकता, उस पानी का स्वाद कैसा है, उस पानी का टेस्ट कैसा है। मुझे हमेशा एक ही चीज पसंद है कि जितना हो सके कड़ी मेहनत करे, संघर्ष करे, आगे बढ़े, कैसे भी हालात हो, रोना ना रोए, उनका स्वागत करे और मजबूत बने और आगे बढ़े। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बहुत गजब की लाइनें हैं। चंद 3 शब्द आदमी को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैं आप सभी बहन भाइयों को एक ही बात कहना चाहती हूं आज इस मंच के माध्यम से कि आज अपनी डायरी में ये पहले पेज पे लिख लीजिएगा, उस महान व्यक्ति का कि ये चंद लाइनें हैं उस स्वामी विवेकानंद ने, जिसने शिकागो में जाकर के पूरे हिंदुस्तान का तहलका मचा दिया था। और एक महिला ने बीच में उठ करके एक ही बात कही थी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कोख से आप जैसा बेटा पैदा हो। तो स्वामी विवेकानंद ने हाथ जोड़ के एक ही बात कही थी कि मैं आप जैसी मां चाहता हूं, आप मुझे बेटा मानिए, आप मेरी मां हो। ये मेरे देश के संस्कार है, ये मेरे देश की ताकत है। ये मेरे देश की संस्कृति है। आज पश्चिमी सभ्यता के अंदर हम इतना घुल गए हैं। मैं चाहती हूं कि मैं नहीं चाहती कि हम जिन अंग्रेजों के गुलाम रहे उनका असर हमारे ऊपर इतना हो कि हम कोल्ड ड्रिंक पिए। कहां दूध दही को छोड़ करके हम कोल्ड ड्रिंक का स्वागत करते हैं, नमकीन खाते हैं। आज गांव में फास्ट फूड आ गया है। अरे माँ चूल्हे के ऊपर गरम गरम अपने हाथों से, प्यार से, भाव से इतने अच्छे से खाना बनाती है, इतनी टिंडी घी लगा करके बेटे बेटी को देती है, उससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। आप वहां पर सारा दिन वो ब्रेड सड़े हुए हैं, धूल मिट्टी उनके ऊपर चढ़ रहा है, प्याज सड़े हुए हैं, पता नहीं उसने किस हाल में बनाए होंगे। आप बड़े प्यार से कहते हैं, वीडियो बनाते कि मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं पिज्जा खा रहा हूँ, पता नहीं मुझे तो उनके नाम भी ध्यान नहीं है। अरे जिस माँ ने उस भाव से, उस प्यार से, उस दुलार से इतना अच्छा खाना बनाया हो, तो मैं एक ही बात कहूंगी, जिस व्यक्ति का आहार अच्छा है, जिस व्यक्ति के विचार अच्छे हैं, अगर उस व्यक्ति के पास ये 2 चीजें हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं उसको किसी कामयाबी से रोक पाए। मैं और मेरी पूरी टीम नशों को लेकर के काम कर रहे हैं। आज हम घर घर जा रहे हैं और ऐसी पीड़ा, ड्रग्स पता ही नहीं है पेरेंट्स को, पुलिस खा रहे हैं बच्चे, कैसा कैसा नशा कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। बहुत सारे नशों को तो मेरे को नहीं पता और इतनी बदबू आती है। मैं एक बात पूछना चाहती हूं, इंसान बनाया किस लिए? पशु भी हमारे से ज्यादा समझदार है, उनको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पहले सूंघता है पशु। किसी पशु को देखना, हम सब किसान मजदूर के बेटा बेटी हैं, कभी भैंस के सामने देखना, वो बड़ा सूंघ के कोई चीज खाती है, देखती कि ये खाने लायक नहीं खिलाए। क्या इंसान ऐसा बनाया है कि उसको पता ही नहीं तो क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा? अरे प्रकृति ने फल फूल लगाए हैं, इतने अच्छे सुंदर प्रकृति बनाई है, आप उसका आनंद लीजिए। आप ड्रग्स खा रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, अपने शरीर के दुश्मन हो रहे हैं, तो आप क्या देश को दोगे? क्या हमारे देश के उन देशभक्तों ने 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने इसलिए फांसी तोड़ी थी, टूटा था
कि वो मेरे देश की युवा शक्ति आएगी, और वो मेरे देश की युवा शक्ति मैं इसलिए आजादी दिला रहा हूं कि वो मेरे देश की युवा शक्ति नशा खा करके और मेरे देश को इस तरीके से मजबूत बनाएगी। क्या उस भगत सिंह ने यह सपना देखा था? क्या उसकी ये इच्छा शक्ति थी? मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे देशभक्तों ने और उधम सिंह जैसे युवाओं ने यह सपना देखा था कि आने वाली युवा शक्ति रोड पे चलेगी, इतनी तेज बाइक चलाएगी, उसको पता ही नहीं ट्रैफिक के नियम क्या है, और वो माँ इंतजार करती रह जाएगी? क्या एक माँ घर से ऐसे भेजती है अपने बच्चों को कि घर बाहर जाकर के आप ऐसी ऐसी बातें करना, ऐसी ऐसी आदतें करना, ताकि मैं किसी को बता करके रो भी नहीं पाऊं? मैं आप सभी युवा साथियों से एक बात कहना चाहती हूं, अगर आप सच्चे सिपाही हैं, अगर आप देश के असली देशभक्त हैं, तो अपनी आदतों में अच्छा निर्माण कीजिए, अपने राष्ट्र के लिए काम कीजिए, अपने देश के लिए काम कीजिए, अपने देश की मजबूती के लिए काम कीजिए, तब आपका इस जीवन में आने का फायदा है। एक सीमा पे खड़ा हुआ जवान, मैं उन भाइयों की तकलीफ को जानती हूं। मैं उस खेल की खिलाड़ी रही हूं। मैंने टैंक लगा करके उस सियाचिन जैसे ग्लेशियर को जिया है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, खाने के लाले हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। 2-2 महीने 3-3 महीने मैंने वहां कड़ी तपस्या की है, एकांत में रह करके, परिवार से दूर जा करके। तनाव इतना, परिवार की भी याद आती है और समाज की भी याद आती है। पता नहीं वापिस लौटेंगे या ना लौटेंगे, पता नहीं परिवार से बात होगी या ना होगी, पता नहीं कैसा मौसम है, पता नहीं कब सांस निकल जाए। उन हालातों को मैंने जिया है। क्या मेरे देश के वो वीर सिपाही, वो फौजी भाई हमारे देश की रक्षा जो कर रहे हैं, उस खाकी को पहन करके, वो AK-47 उठा करके इसलिए कर रहे हैं कि मेरे देश का युवा नशे में डूबेगा? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूं, वो इसलिए हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं? वो इसलिए देश की रक्षा कर रहे हैं कि मेरे देश का युवा आगे बढ़ेगा, मेरे देश का युवा अच्छे कॉलेजों में पढ़ेगा, मेरे देश का युवा अच्छी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा ग्रहण करेगा, मेरे देश का युवा अच्छे गुरुकुलों में पढ़ेगा, और वो मेरे देश का अच्छा नागरिक बनेगा, और वो अच्छा नागरिक बनकर के मेरे अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसलिए वो बंदूक उठा करके वो रक्षा करते हैं, ना कि वो पेट पालने के लिए रक्षा करते हैं। मैं आप सभी बहन भाइयों को ये बातें इसलिए कहना चाहती हूँ, इन बातों का आत्म मंथन कीजिए और अपने आप को जागरूक बनाइए। एक इंसान का फर्ज यही होता है कि वो जागरूक होकर जिए, वो एक देश के लिए जिए, वो अपने प्रदेश के लिए जिए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि आज से एक डायरी लगा लीजिए। आज तक आपने पता नहीं अपना लक्ष्य बनाया है ना बनाया है, अपने इस डायरी के उस पन्नों पे मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए कि आज अनीता दीदी आई थी, उसके हालात मेरे से भी कई गुना खस्ता थे, लेकिन आज मैं ये ठानता हूं, मैं ये ठानती हूं कि आज मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। मैं नशे से भी दूर रहूंगा, मैं कुरीतियों से भी दूर रहूंगा, मैं हर दुनिया की बुरी आदतों से दूर रहूंगा, और मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और बनूंगी। और मैं गारंटी के साथ कहती हूं, अगले 5 साल में ये पूरा टारगेट करके अपने टीचरों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ये एग्जाम्पल स्थापित करके दिखाऊंगी। मैं आप सभी से ये उम्मीद करके जाती हूं, एक बहन होने के नाते मेरी तड़प है, मेरा सपना है, मेरी इच्छा शक्ति है, और मैंने इसीलिए इस आंदोलन को शुरू किया है। आज मात्र ये शुरुआत है, मैं इसको बहुत बड़े आंदोलन के रूप में लेके जाना चाहती हूं। मैं मेरे देश के युवाओं को जगाना चाहती हूं, मैं मेरे देश के युवाओं को मजबूत बनाना चाहती हूं, उनको साहसी बनाना चाहती हूं, उनको आलस से बाहर निकालना चाहती हूं, उनको अंधविश्वास से दूर लेके जाना चाहती हूं। तो आज आप अपने कमरे में लगा लीजिए, चारों तरफ आपका सपना लगा होना चाहिए। आप सोए, उठे, बैठे, खाएं, हर समय आपको आपका सपना दिखाई देना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कामयाब होने से रोक सके। तो आप सभी ने मुझे इतनी देर तक सुना, आपने इतना मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। स्कूल जितने भी